हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल। लेकिन आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सजेशन है। और मेरा सजेशन ये है कि अगर आप कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल को समझना चाहते हैं तो इस लेक्चर से पहले जो 2 प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं उनको आपको वॉच करना होगा। अगर आपने वो प्रीवियस 2 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आज का ये लेक्चर आपको समझ में सही तरीके से नहीं आ सकता। तो आज के इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको प्रीवियस दोनों लेक्चर की लिंक प्रोवाइड की है। आपको उस लिंक पर जाना है, पहले प्रीवियस 2 लेक्चर्स को कंप्लीट करना है, फिर आपको आज के इस लेक्चर को देखना होगा। ऐसा करने पर आप स्केलेटल मसल के कंप्लीट इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे। तो आज से पहले ये 2 प्रीवियस लेक्चर जो स्ट्रक्चर ऑफ मसल पर बेस्ड थे उनमें मैंने आपको जो कुछ भी बताया है वो मैं आपको जल्दी से रिवाइज करता हूं। हमने अपने दोनों प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हमारी स्केलेटल मसल के ट्रांसवर्स सेक्शन को स्टडी करने पर हमें हमारी मसल के अंदर कुछ मसल सेल्स के बंडल्स दिखाई देते हैं। द बंडल ऑफ मसल सेल्स हम उनको फेसिकल कहते हैं और फेसिकल के अंदर सिलेंड्रिकल शेप्ड जो मसल सेल्स हैं उनको हम मायोफाइबर कहते हैं। यानी ईच एंड एवरी मसल सेल इज नोन एज मायोफाइबर। जब आप फेसिकल के अंदर प्रेजेंट सिलेंड्रिकल शेप्ड इन मायोफाइबर्स में से एक मायोफाइबर को बाहर निकालते हैं और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे इन मायोफाइबर यानी कि मसल सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे रॉड लाइक पैरेलल अरेंज कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो मायोफाइबर के अंदर रॉड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर को आपने नाम क्या दिया? मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल। तो आज के इस लेक्चर में हम मायोफाइब्रिल के ही स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मायोफाइब्रिल लिटरली क्या है? तो मसल सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ रॉड लाइक पैरेलल अरेंज स्ट्रक्चर्स, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आप मायोफाइब्रिल कहते हैं। और मायोफाइब्रिल का अपना डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा ये आज के इस लेक्चर का टॉपिक होगा जिस पर हम काफी डिटेल में डिस्कशन या स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर इसीलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप आज के इस लेक्चर को समझ लेते हैं तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका होगा। लेकिन आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि आप अपनी स्केलेटल मसल को स्ट्रेटेड मसल्स या स्ट्राइप्ड मसल्स भी कहते हैं। तो क्या कारण है कि आप अपनी स्केलेटल मसल को स्ट्रेटेड मसल कहते हैं? तो आपका आंसर होगा हमारी स्केलेटल मसल्स के टिश्यूज को जब हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो हमें कुछ लाइट और डार्क बैंड दिखाई देते हैं। तो इन धारियां या लाइट और डार्क बैंड के दिखने की वजह से ही हम अपनी स्केलेटल मसल को स्ट्रेटेड मसल कहते हैं। लेकिन आपको यह पता है कि ये बैंड, लाइट और डार्क बैंड का जो अपीयरेंस है वो आपकी स्केलेटल मसल पर किस वजह से होता है? तो उसका आंसर है कि जब भी आप अपनी मसल सेल यानी कि मायोफाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे मायोफाइब्रिल में एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही स्पेसिफिक पैटर्न में होता है। तो रीजन यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन इन मायोफाइब्रिल ही कारण है इन लाइट और डार्क बैंड जैसे धारियों या बैंड के अपीयरेंस का। तो आज के इस लेक्चर में आपको बिल्कुल पता चलने वाला है कि हमारे मायोफाइब्रिल के अंदर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंटस प्रोटीन का ऐसा कैसा स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन या अरेंजमेंट है जिसकी वजह से मायोफाइब्रिल पर आपको लाइट और डार्क बैंड दिखाई देंगे और मायोफाइब्रिल पर लाइट और डार्क बैंड दिखाई देने की वजह से मसल सेल यानी मायोफाइबर पर आपको डार्क और लाइट बैंड का अपीयरेंस दिखाई देगा। और अगर मसल सेल पर यह अपीयरेंस दिखेगा तो होल मसल्स पर आपको स्ट्रिएशन या इन धारियों को देखने को मिलेगा। तो आज के इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करता हूं और सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे जो मायोफाइब्रिल हैं उनका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो सबसे पहले मैं एक मायोफाइब्रिल को ले लेता हूं। ये क्या है? मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल का मतलब क्या होगा? आपने अपनी एक मसल सेल के अंदर से एक रॉड लाइक फिलामेंट को बाहर निकाला और उस रॉड लाइक फिलामेंट को हमने मायोफाइब्रिल कहा और इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट प्रेजेंट हैं ये हमें एक एक करके अब देखना होंगे। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि हमारे मायोफाइब्रिल के अंदर स्टैकिंग ऑर्डर में कुछ रॉड लाइक थिन फिलामेंट अरेंज होते हैं।
कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ रॉड लाइक थिन फिलामेंट को मायोफाइब्रिल के अंदर मैंने अरेंज कर लिया है। ये रॉड लाइक स्टैकिंग ऑर्डर में अरेंज थिन फिलामेंट को हम नाम दे सकते हैं एक्टिन फिलामेंट। तो पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपने क्या पढ़ा, थिन फिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट, जो मायोफाइब्रिल के अंदर रॉड लाइक स्ट्रक्चर हैं और स्टैकिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं, ठीक इस तरह जिस तरह मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो ये सभी स्ट्रक्चर जो आप देख सकते हैं, ये सब क्या है, स्टैकिंग ऑर्डर में रॉड लाइक थिन फिलामेंट्स हैं, जिनको आप एक्टिन फिलामेंट भी कह सकते हैं। क्लियर? तो पहला स्ट्रक्चर सभी को क्लियर हुआ कि एक्टिन फिलामेंट का अरेंजमेंट हमारे मायोफाइब्रिल में किस तरह से है। अब आपसे मैं एक और क्वेश्चन करता हूं, मायोफाइब्रिल के अंदर ये जो थिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट, क्या ये हवा में लटकते हैं या इन एक्टिन फिलामेंट को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए कोई अनदर स्ट्रक्चर भी होगा? तो बहुत सिंपल सा आंसर है कि मायोफाइब्रिल के अंदर स्टैकिंग ऑर्डर में अरेंज सभी थिन फिलामेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक कनेक्टिंग फाइबर। एक इलास्टिक कनेक्टिंग फिलामेंट है जो इन सभी स्टैकिंग ऑर्डर में पाए जाने वाले एक्टिन फिलामेंट को मायोफाइब्रिल के अंदर एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है, कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि ये एक इलास्टिक कनेक्टिंग फाइबर है जो स्टैकिंग ऑर्डर में अरेंज थिन फिलामेंट को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि बीचों बीच से गुजर रहा है, उनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और मैं कह सकता हूं कि ऑल एक्टिन फिलामेंट्स इन मायोफाइब्रिल held together with the help of an elastic connecting fiber that is Z line। तो लिटरली ये जो इलास्टिक कनेक्टिंग फाइबर है, इनको आप क्या नाम दे सकते हैं, Z लाइन। तो एक मायोफाइब्रिल के अंदर स्टैकिंग ऑर्डर में जितने भी एक्टिन फिलामेंट होंगे वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे इस Z लाइन की हेल्प से। और Z लाइन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, ये इलास्टिक कनेक्टिंग फाइबर है जो एक्टिन फिलामेंट को बाइसेक्ट करने का काम करती है। क्या करने का, बाइसेक्ट करने का मतलब है कि जो एक्टिन फिलामेंट स्टैकिंग ऑर्डर में है उनके बीचों बीच से होकर ये Z लाइन गुजरती है, जो लिटरली एक इलास्टिक कनेक्टिंग फाइबर की बनी हुई स्ट्रक्चर है। क्लियर? और इस Z लाइन की वजह से ही जितने भी स्टैकिंग ऑर्डर में एक्टिन फिलामेंट या थिन फिलामेंट हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और अपने आप को स्टैकिंग ऑर्डर में मसल के मायोफाइब्रिल के अंदर बनाकर रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखना है कि मायोफाइब्रिल में दो Z लाइन के बीच का जो सक्सेसिव डिस्टेंस होगा, या मैं कह सकता हूं द सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू Z लाइन। तो यहां पर आप देख सकते हैं मायोफाइब्रिल में यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये एक Z लाइन है, ये दूसरी Z लाइन है, ये तीसरी Z लाइन है। तो किन्हीं भी दो Z लाइन, दो सक्सेसिव Z लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप क्या नाम दे सकते हैं, सार्कोमियर। तो तीसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मायोफाइब्रिल में आपको क्या याद रखना है, सार्कोमियर। आप सार्कोमियर को कैसे डिफाइन करेंगे, मायोफाइब्रिल में दो सक्सेसिव Z लाइन के बीच का डिस्टेंस सार्कोमियर माना जाएगा। एंड सार्कोमियर को फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कहा जाता है, यानी कि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट मानी गई है। ये एनसीईआरटी में लिखा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कभी भी आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है, तो आपका सीधा सीधा आंसर होगा सार्कोमियर। जब आप मसल कॉन्ट्रैक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको वहां पर पता चलेगा कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो मसल सेल्स के अंदर ये मायोफाइब्रिल में प्रेजेंट जो सार्कोमियर रीजन है, इनकी लेंथ शॉर्ट या रिड्यूस हो जाती है। क्लियर? और सार्कोमियर के लेंथ के रिड्यूस होने की वजह से ही मायोफाइब्रिल जो है वो लेंथ में रिड्यूस या कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से मसल सेल लेंथ में रिड्यूस या कॉन्ट्रैक्ट होती है और होल मसल लेंथ में रिड्यूस या कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो जो फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है दैट इज द सार्कोमियर। और सार्कोमियर को डिफाइन करने का तरीका, मायोफाइब्रिल में दो सक्सेसिव Z लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो सार्कोमियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कि सार्कोमियर के सेंट्रल में, सार्कोमियर क्या है, ये है, ये आपका क्या है, सार्कोमियर। सार्कोमियर के सेंट्रल में बीचों बीच आपको कुछ थिक फिलामेंट का अरेंजमेंट इस तरीके से दिखाई देगा कि ये थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट के पैरेलल होंगे। देखिए
ये एक थिन फिलामेंट है, ये एक थिन फिलामेंट है। इन दोनों थिन फिलामेंट के बीच में, यहां पर इन दोनों थिन फिलामेंट के बीच में आपको क्या दिख रहा है, एक थिक फिलामेंट। तो सार्कोमियर के सेंट्रल में और थिन फिलामेंट के पैरेलल, सार्कोमियर के सेंट्रल में और थिन फिलामेंट के थिन फिलामेंट के पैरेलल जो थिक फिलामेंट अरेंज होते हैं इस तरीके से, इन थिक फिलामेंट्स को हम नाम देते हैं मायोसिन फिलामेंट। तो लिटरली मायोसिन फिलामेंट क्या है, थिक फिलामेंट है जो सेंट्रल ऑफ सार्कोमियर में प्रेजेंट होते हैं, और एक्टिन फिलामेंट के ये क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो मायोसिन फिलामेंट या थिक फिलामेंट का अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन थिक फिलामेंट की जो एज है, यानी कि टर्मिनल पार्ट है, थिक फिलामेंट का जो टर्मिनल पार्ट है वो थिन फिलामेंट की एज या टर्मिनल पार्ट के साथ ओवरलैपिंग करता है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे आपको बहुत सारे और भी स्ट्रक्चर्स को देखना होगा, तो ये चीज आप हमेशा याद रखिए कि थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट के पैरेलल इस तरीके से अरेंज होते हैं कि थिक फिलामेंट की एज और थिन फिलामेंट की एज आपस में ओवरलैपिंग करती है। क्लियर? तो यहां पर जो आप ये ओवरलैपिंग देख रहे हैं थिन और थिक फिलामेंट की एज के बीच, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे आपको एच जोन को समझाने में हेल्प करने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो ये थिक फिलामेंट हैं क्या ये हवा में लटकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। जैसे कि थिन फिलामेंट को बाइसेक्ट करती है जेड लाइन, उसी तरीके से थिक फिलामेंट को बाइसेक्ट करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, एम लाइन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम लाइन? तो मायोफाइब्रिल में स्टैकिंग ऑर्डर में अरेंज, सार्कोमियर के सेंट्रल में स्टैकिंग ऑर्डर में अरेंज जो थिक फिलामेंट हैं उनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करती है एक फाइब्रस मेम्ब्रेन, ये लिखा हुआ है। और इस फाइब्रस मेम्ब्रेन को आप क्या कहेंगे, एम लाइन। तो लिटरली एम लाइन का फंक्शन क्या है, आप कहेंगे कि ऑल एक्टिन फिलामेंट्स हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ एम लाइन एंड एम लाइन इज मेड अप ऑफ फाइब्रस मेम्ब्रेन। और ये फाइब्रस मेम्ब्रेन या एम लाइन आपके थिक फिलामेंट को बाइसेक्ट करने का काम करती है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ये एम लाइन है, दिस इज द एम लाइन, ये एम लाइन थिक फिलामेंट को भी बाइसेक्ट कर रही है, यानी दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। साथ में ये सार्कोमियर को भी बाइसेक्ट करने का काम करती है। तो फिलहाल जितना भी आपने समझा है, आप कह सकते हैं कि एम लाइन सार्कोमियर के जस्ट बीचों बीच लोकलाइज्ड होती है, और थिक फिलामेंट या मायोसिन फिलामेंट भी सार्कोमियर के सेंट्रल में लोकलाइज्ड होते हैं। तो एम लाइन सार्कोमियर को भी बाइसेक्ट करती है और एम लाइन थिक फिलामेंट या मायोसिन फिलामेंट को भी बाइसेक्ट करती है। क्लियर? चलिए, यहां तक की कहानी आपको समझ में आ चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी, वो ये कि मायोफाइब्रिल का ऐसा रीजन जिसमें केवल और केवल एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे। मायोफाइब्रिल का ऐसा रीजन जिसमें केवल और केवल एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होंगे। देखिए, तो मैं कह सकता हूं कि यहां से लेकर यहां तक का रीजन, आप गौर से देखेंगे, यहां से लेकर यहां तक का रीजन, इसमें केवल एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट है। अगर एक्टिन फिलामेंट की एज मायोसिन के साथ ओवरलैप हो रही है तो उसको आप फिलहाल काउंट नहीं करेंगे। आप केवल किस रीजन की बात कर रहे हैं, मायोफाइब्रिल का ऐसा रीजन जिसमें केवल एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होंगे, आप उसको इस तरीके से हाईलाइटेड कर सकते हैं। और इस रीजन को मैं नाम दे सकता हूं आइसोट्रोपिक बैंड, या इसको मैं आई बैंड भी लिख सकता हूं। और आई बैंड को ही लिटरली लाइट बैंड कहा जाता है। तो मायोफाइब्रिल पर जो लाइट बैंड का अपीयरेंस आता है वो एक्चुअली में क्यों आता है, ड्यू टू आई बैंड। और आई बैंड क्या है, मायोफाइब्रिल पर वो रीजन जिसमें केवल थिन फिलामेंट प्रेजेंट होंगे, जिसमें केवल एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होंगे। अगर एक्टिन फिलामेंट के एज मायोसिन के साथ ओवरलैप हो रहे हैं तो उस एक्टिन फिलामेंट के एज वाले रीजन को आप आई बैंड में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। आई बैंड केवल वो रीजन है मायोफाइब्रिल पर जिसमें एक्टिन फिलामेंट या थिन फिलामेंट ही प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? अगर एज ऑफ एक्टिन फिलामेंट ओवरलैपिंग कर रही है मायोसिन या थिक फिलामेंट के साथ, तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आई बैंड और लाइट बैंड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब मायोफाइब्रिल पर वो रीजन जिसमें थिक फिलामेंट या मायोसिन प्रेजेंट होगा। देखिए, तो मैंने जो लाइट ब्लू कलर से एक पार्ट जो है उसको हाईलाइटेड कर दिया। अब देखेंगे आप, ये जो लाइट ब्लू कलर से पार्ट मैंने हाईलाइटेड किया है, ये लिटरली मायोफाइब्रिल पर वो रीजन है जिसमें मायोसिन या थिक फिलामेंट जो है वो स्टैकिंग ऑर्डर में प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए कि थिक फिलामेंट की एज एक्टिन फिलामेंट या थिन फिलामेंट के साथ ओवरलैप होती है, तो उस ओवरलैप्ड पार्ट को भी आपको काउंट करना होगा, यह बताने के लिए कि ए बैंड या एन आइसोट्रॉपिक बैंड क्या होंगे। तो फिर से मैं रिवाइज करता हूं, मायोफाइब्रिल पर ए बैंड या एन आइसोट्रॉपिक बैंड वो रीजन है जहां पर थिक फिलामेंट या मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट होंगे। इन अदर वर्ड्स, द फुल लेंथ ऑफ मायोसिन फिलामेंट या फुल लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट इज कॉल्ड ए बैंड। तो ए बैंड में आप उस पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट को भी इन्वॉल्व करेंगे जो थिन फिलामेंट के साथ ओवरलैप हो रहा है। ध्यान से देखिए, ये पार्ट ऐसा पार्ट है एज ऑफ द मायोसिन जो एज ऑफ एक्टिन के साथ क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है। लेकिन एन आइसोट्रॉपिक बैंड या ए बैंड में आप मायोसिन की उस एज वाले रीजन को भी इन्वॉल्व करेंगे जो एक्टिन के साथ ओवरलैप हो रही है, और इसको आप एक साथ क्या कहेंगे, डार्क बैंड। क्लियर? तो लाइट बैंड या आई बैंड क्या है, तो आप कहेंगे आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड मायोफाइब्रिल का वो रीजन है जिसमें केवल एक्टिन फिलामेंट होंगे, जबकि ए बैंड या डार्क बैंड मायोफाइब्रिल का वो रीजन है जिसमें फुल लेंथ ऑफ मायोसिन प्रोटीन या थिक फिलामेंट जो है वो प्रेजेंट होंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आप क्या देखेंगे कि एक सार्कोमियर जो है उसमें राइट साइड पर हाफ आई बैंड होगा, बीचों बीच फुल लेंथ ऑफ ए बैंड होगी, और लेफ्ट साइड पर हाफ आई बैंड होगा। तो यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि आप देख सकते हैं, देखिए यहां पर मैं फिर से बताता हूं डायग्राम में आपको कंफ्यूजन ना हो। आप देखेंगे कि ये जेड लाइन है, ये एक जेड लाइन है और ये दूसरी जेड लाइन है। इन दोनों जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो सार्कोमियर है, और एक सार्कोमियर में आप देख सकते हैं कि आधा राइट साइड पर आधा जेड लाइन आ रही है, आधा आई बैंड आ रहा है, और लेफ्ट साइड पर भी आधा आई बैंड आ रहा है, और बीचों बीच पूरा क्या आ रहा है, ए बैंड। तो मैं डिफाइन कर सकता हूं कि वन सार्कोमियर इज इक्वल हाफ आई बैंड प्लस फुल ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड। तो राइट साइड पर हाफ आई बैंड, बीच में फुल ए बैंड, और लेफ्ट साइड पर हाफ आई बैंड। ये इतना पार्ट एक सार्कोमियर में प्रेजेंट होता है। एंड ऐसे भी कह सकते हैं कि एक सार्कोमियर जो होता है वो एक्टिन फिलामेंट के हाफ पार्ट को कंसिस्ट किए होता है। जैसे कि ये पूरा का पूरा एक्टिन फिलामेंट है, तो किसी भी एक्टिन फिलामेंट का हाफ पार्ट एक सार्कोमियर में आएगा और हाफ पार्ट जो है वो दूसरे सार्कोमियर में आएगा। तो ये आधा एक्टिन फिलामेंट इस सार्कोमियर का हिस्सा है और आधा एक्टिन फिलामेंट दूसरे सार्कोमियर का हिस्सा है। तो सार्कोमियर को हम कई अलग अलग वे में डिफाइन करते हैं। पहला वे कि सार्कोमियर जो है बेसिकली वो दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस है, ये एक्चुअल डेफिनेशन है। इससे आप कह सकते हैं कि ये फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है। इससे आप कह सकते हैं कि एक सार्कोमियर में राइट साइड पर हाफ आई बैंड, लेफ्ट साइड पर हाफ आई बैंड और बीच में फुल ए बैंड जो है वो प्रेजेंट होगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मायोफाइब्रिल में एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं उनका आधा हिस्सा एक सार्कोमियर में होता है और आधा हिस्सा दूसरे सार्कोमियर में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने कितने स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट किया? नंबर 1 एक्टिन फिलामेंट, फिर हमने देखा जेड लाइन, फिर हमने क्या देखा, सार्कोमियर, फिर हमने देखा मायोसिन फिलामेंट या थिक फिलामेंट, उसके बाद हमने क्या देखा, एम लाइन, और एम लाइन के बाद हमने क्या देखा, आई बैंड, और उसके बाद क्या देखा, ए बैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक पार्ट जो मैंने अभी अभी हाईलाइट किया है, आप स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे, ये पार्ट जिसको मैंने लाइट पर्पल कलर से क्या किया है, हाईलाइट किया है, ये वाला पार्ट। तो ये लाइट पर्पल कलर से हाईलाइटेड जो पार्ट है ये लिटरली मायोफाइब्रिल पर वो रीजन है जिसमें केवल और केवल मायोसिन या थिक फिलामेंट प्रेजेंट होंगे। फिर से डिफाइन करता हूं, अभी अभी आपने बोला कि ये पूरा का पूरा पार्ट ए बैंड है, द फुल लेंथ ऑफ मायोसिन को आपने क्या बोला, ए बैंड। तो ए बैंड के अंदर या ए बैंड के सेंट्रल में वो रीजन एच जोन माना जाएगा, एच जोन।
जिसको आप हैंसन जोन भी कहते हैं। तो एच जोन एक्चुअली में ए बैंड के सेंट्रल पार्ट को ही कहा जा रहा है, पर ए बैंड का वो बीच वाला हिस्सा एच जोन है जिसमें केवल मायोसिन या थिक फिलामेंट प्रेजेंट होंगे। अभी अभी आपने देखा कि जो मायोसिन या थिक फिलामेंट है उनका जो एज है वो थिन फिलामेंट के साथ ओवरलैप होता है। तो अगर आप मायोसिन की इस एज को रिमूव्ड कर दें, अलग कर दें, तो बाकी बचने वाला जो पार्ट होगा जहां पर केवल मायोसिन होंगे, एक्टिन ओवरलैप नहीं हो रहे होंगे, उस पार्ट को आप क्या कहेंगे? एच जोन। तो एच जोन एक्चुअली में ए बैंड के अंदर ही प्रेजेंट होता है। एच जोन ए बैंड के अंदर प्रेजेंट होता है, या मैं कहूं कि सार्कोमियर का वो सेंट्रल पार्ट एच जोन है जिसमें केवल मायोसिन प्रेजेंट होंगे। अगर मायोसिन फिलामेंट की एज थिन फिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट के साथ ओवरलैप हो रही है तो उसको आप एच जोन में या हैंसन जोन में कंसीडर्ड नहीं करेंगे। क्लियर है? तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो सार्कोमियर क्या करते हैं? अपनी लेंथ को कम करते हैं, और सार्कोमियर की जब लेंथ कम होती है तो लिटरली होता यह है कि मायोसिन फिलामेंट के ऊपर एक्टिन फिलामेंट अपनी स्लाइडिंग करते हैं, यानी कि जो ओवरलैप पार्ट होगा, ओवरलैप पार्ट वो इंक्रीज होगा, और ओवरलैपिंग एक्टिन और मायोसिन की अगर इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली एच जोन जो है वो रिड्यूस होगा, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा तब जब मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। तो आपको बहुत ही केयरफुली याद रखना है कि एच जोन सार्कोमियर में वो पार्ट है जिसमें केवल मायोसिन या थिक फिलामेंट प्रेजेंट होंगे। एक डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन आप कह सकते हैं ए बैंड में एच जोन वो सेंट्रल पार्ट है जिसमें केवल मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। कभी भी एच जोन में मायोसिन प्रोटीन की एज वाले रीजन को आप कंसीडर नहीं करेंगे जो लिटरली थिन फिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट के साथ ओवरलैप हो रही है। क्लियर? तो ए बैंड में कंप्लीट लेंथ ऑफ एक्टिन आएगी, एच जोन में ए बैंड के बीच का वो पोर्शन आएगा जिसमें केवल मायोसिन या थिक फिलामेंट की प्रेजेंस है, और आई बैंड या कह सकते हैं आइसोट्रोपिक बैंड वो पार्ट है मायोफाइब्रिल का, रीजन है मायोफाइब्रिल का जिसमें केवल एक्टिन फिलामेंट की प्रेजेंट है। अगर एक्टिन फिलामेंट की एज मायोसिन के साथ ओवरलैपिंग कर रही है तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आई बैंड और लाइट बैंड। क्लियर? तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी। हमेशा याद रखिए आप इंपॉर्टेंट चीज कि एम लाइन बाइसेक्ट कर रही है किसको? एम लाइन बाइसेक्ट किसको करती है? तो आपका आंसर होगा मायोसिन या थिक फिलामेंट्स को। एम लाइन बाइसेक्ट किसको करती है? तो आप कहेंगे ए जोन को भी ये बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि ये पूरा रीजन क्या है आपका? ए बैंड। ये पूरा रीजन क्या है आपका? ए बैंड। तो लिटरली जो ए बैंड है उसको भी बाइसेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? तो आप कहेंगे एम लाइन। एच जोन को भी बाइसेक्ट करने का काम कौन कर रही है? तो आप कहेंगे एम लाइन। और मायोसिन या थिक फिलामेंट को भी बाइसेक्ट करने का काम कौन कर रही है? तो आप कहेंगे एम लाइन। तो लिटरली सार्कोमियर के बीच में एम लाइन होती है जो मायोसिन फिलामेंट को भी दो पार्ट में डिवाइड करती है, ए बैंड को भी दो पार्ट में डिवाइड करती है, एच जोन को भी दो पार्ट में डिवाइड करती है। इतना आपको फिलहाल स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल में याद रखना है। अब मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, एक्टिन और मायोसिन दोनों ही प्रोटीनियस कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स हैं, पर इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होगा कि एक्टिन और मायोसिन में कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्टिन और मायोसिन कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि एक्टिन और मायोसिन की एक्टिविटी की वजह से मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्ट होता है। मायोफाइब्रिल के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से मायोफाइबर कॉन्ट्रैक्ट होता है, और मायोफाइबर के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो देखिए, आपको ध्यान से बताता हूं। आप यहां पर एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाया जा रहा है कि ये आपके थिक फिलामेंट हैं, यानी कि मायोसिन, और जब इन थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट अपनी स्लाइडिंग करते हैं तो इसको आप कहेंगे द एक्टिविटी ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। तो थिक फिलामेंट पर थिन फिलामेंट की स्लाइडिंग होना या मायोसिन पर एक्टिन की स्लाइडिंग होने की वजह से जो मायोफाइब्रिल होगा वो लेंथ में रिड्यूस होगा। इसको आप कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोफाइब्रिल कहेंगे। जब एक मायोफाइबर के सभी मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ऑब्वियसली मायोफाइबर यानी मसल सेल भी कॉन्ट्रैक्ट होगी, और जब
एक मसल के अंदर की सभी मसल सेल्स एक यूनिट की तरह वर्क करके अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो आपकी होल मसल में भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। दैट मीन कि आपके एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीनियस फिलामेंट है ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट है जो मायोफाइब्रिल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मायोफाइब्रिल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मायोफाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होता है, मायोफाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज, हमारी जो बॉडी में 3 डिफरेंट टाइप की मसल्स होती हैं, यानी कि स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। इन तीनों मसल्स में एक कॉमन चीज ये है कि तीनों ही मसल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको फेसिकल दिखाई देगा, यानी कि बंडल ऑफ मसल सेल। मायोफाइबर आपको दिखाई देंगे, यानी कि मसल सेल, और यहां तक कि मायोफाइब्रिल भी दिखाई देंगे, यानी कि आपकी कार्डियक मसल हो, स्मूथ मसल हो या स्केलेटल मसल हो, तीनों मसल्स के स्ट्रक्चर को जब आप स्टडी करेंगे तो उनमें आपको फेसिकल, मसल फाइबर और मसल फाइबर या मायोफाइबर एंड मायोफाइब्रिल ये स्ट्रक्चर कॉमनली देखने को मिलेंगे। पर तीनों मसल्स के स्ट्रक्चर में डिफरेंस कहां पर आएगा कि मायोफाइब्रिल के अंदर एक्टिन और मायोसिन जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, इनके डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न या इनका अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होगा। तो कार्डियक मसल में, स्मूथ मसल में और स्केलेटल मसल में काफी कुछ चीजें कॉमन है, लेकिन जो डिफरेंट है वो ये कि इन तीनों डिफरेंट टाइप की मसल्स में जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीनियस कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न, इनका अरेंजमेंट बिल्कुल अलग अलग होता है। और इस वजह से इन तीनों मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने की जो कह सकते हैं एबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्ट करने का जो पैटर्न है, वो आपस में एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो आई होप कि आपने इस लेक्चर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को समझा होगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर से और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।